सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, पुरस्कार परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अशोक कुमार शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के पेपर के संदर्भ में बात करने वाले हैं। और ये जो पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, ये जो मॉडल पेपर है, बिल्कुल ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयार किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होंगे और आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से होंगे। तो आरबीएससी के द्वारा जो 2023 में परीक्षा होगी राजनीति विज्ञान की, उसके संदर्भ में ये प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये जो मॉडल पेपर है उसके ऊपर हम चर्चा करें उससे पहले आप लोगों से कुछ बात हम करना चाहेंगे, कुछ निर्देश आप सभी लोगों को है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, बिल्कुल सभी प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे और उसके अलावा जिन प्रश्नों का आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है और फिर अपने को अपना जो एग्जाम हॉल में जब बैठे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हमें पेपर करना है। 5 प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे, अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे, लघुरात्मक प्रश्न होंगे और लघुरात्मक सेकंड जिनको अपन कहते हैं दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न आप लोगों के सामने होंगे और निबंधात्मक प्रश्न होंगे। कुल मिला के 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और ये जो पेपर मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, इसमें मैक्सिमम प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के संदर्भ में। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। ये 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 12 अंक यहाँ के होंगे। फिर इसी के अंतर्गत हम जब बात करेंगे तो कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी इसी के अंतर्गत होंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1949, 1950, 1951 और 1952। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 1949। नाटो, नाटो का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाटो क्या है। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो एक संयुक्त सेना है और नाटो की स्थापना अमेरिका ने की है। ये अमेरिका का एक सैन्य गठबंधन है। जब शीत युद्ध हो रहा था अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में, तो साम्यवादी देशों पे कंट्रोल करने के लिए, उन पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए, क्योंकि शीत युद्ध में आप लोगों को मालूम है युद्ध तो नहीं हुआ। शीत युद्ध का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, शीत युद्ध का मतलब है वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध की स्थिति। लेकिन युद्ध की स्थिति थी, कभी भी युद्ध हो सकता था, कभी भी युद्ध के मैदान में जाना पड़ सकता था। तो अमेरिका ने पहले उसके लिए एक संयुक्त सेना बनाई, एक सैन्य गठबंधन किया। 1949 में उसकी स्थापना हुई। उस समय 12 देश थे। नाटो का एक सिद्धांत, एक सभी के लिए सभी एक के लिए, इस सिद्धांत पे नाटो काम करता है। नाटो में वर्तमान में लगभग 30 देश शामिल हैं और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यहां पे प्रश्न पूछा गया है नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई। तो ये प्रश्न आपका, इसका जो आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा दोस्तों, ए इसका आंसर होगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया है। प्रश्न क्रमांक 2, सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना जाता है? जी हां, सोवियत संघ का विघटन। हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन की, तो सोवियत संघ के विघटन की बात करते हैं तो 1991 में यूएसएसआर, यूनियन सोशलिज्म सोवियत रिपब्लिक जिसको हम कहते हैं, सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। और सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों में विभक्त हो गया। और सोवियत संघ के इस पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे प्रमुख कारण था मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियां। 2 नीतियां लेके आए थे, पेरेस्ट्रोइका की नीति और ग्लासनोस्ट की नीति, खुलेपन की नीति और पुनर्गठन की नीति, जिसकी वजह से सोवियत संघ जो है विघटन के रास्ते पर आ जाता है। बहुत उदारवादी नेता होते हैं और इनकी ये जो उदारवादी नीतियां हैं यही सोवियत संघ के पतन का क्या बनती है? कारण बनती है। इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ का पतन का प्रमुख जिम्मेदार माना गया है। यहाँ कुछ नेताओं के नाम आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हैं। इसमें से जो सबसे प्रमुख जो जिम्मेदार माने गए हैं वो मिखाइल गोर्बाचेव हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? देखिएगा, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव और भूटान। कौन सा देश दक्षेस, दक्षेस की बात कर रहे हैं, सार्क की बात कर रहे हैं, साउथ एसोसिएशन रीजनल फॉर कॉर्पोरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दोस्तों, जब दक्षेस की बात करते हैं तो दक्षेस की जो स्थापना होती है 1985 में ढाका में इसकी स्थापना होती है।
स्थापना के समय इसमें 7 देश होते हैं, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 8 हो गई है और 8वां जो देश है वो अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान जो शामिल हुआ है वो 2007 में इसके अंतर्गत शामिल हुआ है। तो इसकी बात हम कर रहे हैं कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। देखिएगा, सार्क की जब बात करते हैं इसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। इसमें मॉरिशस जो है वो इसके अंतर्गत नहीं है। तो इसका यहां पे उत्तर क्या होगा? बी यहां पर इसका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आप लोगों के सामने एक और अच्छा प्रश्न है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आईएनएस का गठन किसने किया था? ये बिल्कुल इसका गठन किसने किया था? और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने इसका आईएनएस का गठन किया था। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। डीएमके किस राज्य में सक्रिय है? डीएमके एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है और दक्षिण भारत में प्रभावी है। द्रविड़ मुनेत्र कस्गम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसका संबंध किससे है या किस राज्य में ये सक्रिय है? तो इसका जो उत्तर है वो होगा ए, तमिलनाडु में ये सक्रिय है, बिल्कुल एक्टिव है। चलिएगा, इकोनॉमिक और परफॉर्मेंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यहां से इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। कोई किताब दे दी जाएगी और किताब के राइटर का नाम आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये जो पुस्तक हैं और इसके जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों JC कुमारप्पा की ये पुस्तक है। ये एक बहुत अच्छे गांधीवादी अर्थशास्त्री थे और इनकी ये फेमस रचना रही है। फिर बात करते हैं, भारत ने नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली है? नियोजन, अब प्रश्न ये है कि नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है सही समय सही दिशा में सोच समझ के कार्य करना। भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था की पद्धति को अपनाया। आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉम्बे प्लान की हम बात करते हैं। बॉम्बे के जो उद्योगपति हैं उन्होंने भी नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और एक किताब आती है M विश्वेश्वरैया की किताब भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसमें नियोजित राजनीति की बात हुई। और ये जो नियोजन की बात करते हैं, नियोजित विकास की बात करते हैं, ये जो हम प्रेरणा लेते हैं ये सोवियत संघ से लेते हैं। हम उन्हीं के मॉडल पे चलते हैं और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम अपने भारत के विकास का विकल्प को चुनते हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए, इसका उत्तर होगा सोवियत संघ, इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर बात करते हैं, बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ। बेलग्रेड, जी हाँ बेलग्रेड की बात कर रहे हैं। बेलग्रेड कहाँ है? देखिएगा, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है। ऑप्शन के ऊपर आप बात करते हैं 1960, 1961, 1971 और 1962। क्या उत्तर है? बेलग्रेड की बात कर रहे हैं। बेलग्रेड सम्मेलन की बात हो रही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये सम्मेलन हो रहा है और ये पहला सम्मेलन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये पहला सम्मेलन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव 1955 के बांडुंग सम्मेलन में रखी गई थी और बांडुंग सम्मेलन जो होता है वो होता है इंडोनेशिया में। उसके बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन को राजनीतिक मान्यता मिली 1961 में। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में एक सम्मेलन होता है और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना होती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब स्थापना हुई थी तब स्थापना के समय इसमें 25 देश थे। कितने देश थे दोस्तों? स्थापना के समय इसमें 25 देश थे और वर्तमान में इसमें 120 देश हैं और 120वां जो देश है वो अजरबैजान है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया में होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में विभाजन का प्रतीक क्या है? पूंजीवाद को रिप्रेजेंट करता है संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवाद को रिप्रेजेंट करता है यूएसएसआर। दोनों की विचारधारा, दोनों के बीच में शीत युद्ध हमें देखने को मिलता है। अब प्रश्न यहां पर यह पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी घटना है जो इनके विभाजन की बात करती है? बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना, बर्लिन की दीवार को गिराया जाना, हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान होना और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा बर्लिन की दीवार को खड़ा किया जाना। यस, बर्लिन की दीवार। जी हाँ दोस्तों, 1961 में 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई और इस बर्लिन की दीवार की वजह से बर्लिन दो भागों में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी, या मैं यूं कहूं कि जर्मनी का विभाजन हो गया पूर्वी और पश्चिम में। जो पश्चिमी जो जर्मनी थी उसके ऊपर अमेरिका का प्रभाव था, पूर्वी जो जर्मनी थी उसके ऊपर सोवियत संघ का प्रभाव था। तो ये जो दीवार बनाई थी ये सोवियत संघ ने बनाई थी और इसके पीछे ये था कि पूर्वी बर्लिन में अमेरिका का प्रभाव न पड़े, पूंजीवाद का प्रभाव न पड़े
इसलिए ये दीवार खींची गई थी। हालांकि बाद में 1989 में नवंबर 1989 में इस दीवार को तोड़ दिया गया, और जिसकी वजह से हम जानते हैं कि कुछ दिनों बाद फिर 1990 में जर्मनी का एकीकरण भी हुआ। तो बर्लिन की दीवार का खड़े होना, उसकी दीवार का निर्माण करना जो सूचक है वो है पूंजीवाद और साम्यवाद में विभाजन का सूचक है दोस्तों। तो ये बात अपनी हो चुकी है। ए इसका आंसर होगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जी हां, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात चल रही है। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है, पहला और अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, स्वतंत्र पार्टी, जिसके ये संस्थापक भी रहे हैं। फिर हम बात करते हैं आगे। 1977 के आम चुनाव, विपक्ष ने जिस नारे पे लड़ा वह था, देखिए 1977 के चुनावों की हम बात कर रहे हैं, 1977 के चुनावों की बात कर रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है कि 1977 के जो चुनाव थे उसमें विपक्ष ने कौन सा नारा दिया। कुछ नारे आपके सामने हैं, गरीबी हटाओ, कांग्रेस हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जय जवान जय किसान। ये जो प्रश्न जब बात करते हैं, प्रथम दृष्टि से इसका उत्तर कहीं विद्यार्थी दे देते हैं गरीबी हटाओ, जो कि सही नहीं है, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा तो 1971 के चुनाव, जो कि 5वें आम चुनाव होते हैं, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। लेकिन आपको मालूम है कि 1975 में देश में आपातकाल लगा दिया। 1975 में देश में आपातकाल लगा, और 1975 के बाद में जब 1977 में जब चुनाव हुए, इन चुनावों में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें 5 राजनीतिक दल मिलकर बनाते हैं और उनमें एकजुटता का प्रयास करते हैं, और लोकतंत्र बचाओ के नारे पे ये चुनाव लड़े जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी। फिर बात करते हैं, ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ? ताशकंद समझौता, जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता पूछा गया है। ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसका जो करेक्ट उत्तर है ना दोस्तों, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ। ये समझौता सर कब हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये समझौता दोस्तों 10 जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। देखिए मित्रों, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया। भारत के द्वारा पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से हराया गया। पाकिस्तान की 1965 के युद्ध में करारी हार हुई, और उस हार के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव में वृद्धि हो गई, और अंततः इनके तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच में फिर से मधुर संबंध स्थापित करने के लिए सोवियत संघ की मध्यस्थता से, जी हां, सोवियत संघ की मध्यस्थता से 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद अब तो उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। आपको मालूम है 1991 में तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो आज तो ये उज्बेकिस्तान में स्थान पड़ता है ताशकंद। और बड़े रहस्यपूर्ण तरीके से इसी समझौते के कुछ समय बाद, यानी 11 जनवरी 1966 को हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, उनका रहस्यपूर्ण तरीके से देहांत भी हो जाता है। तो बात है कि ताशकंद समझौता कब किन के मध्य हुआ? तो 10 जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी ने भाग लिया, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने भाग लिया था। प्रश्न क्रमांक 2 की अब हम बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोगों से पूछी गई है। जब भी रिक्त स्थानों की बात करें तो देखिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित आक्रमण कहलाता है, और इसका जो उत्तर होगा वो होगा बे ऑफ पिग्स। प्रश्न क्रमांक 2 इसके अंतर्गत अगर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति में बात करें तो प्रश्न पूछा गया है, को गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है। देखिएगा, किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है? बहुत महत्वपूर्ण घटना है, 1989 की घटना है, पहले आप लोगों से बात हो चुकी है। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया जाता है, और जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरती है, ये समझ लीजिएगा कि सोवियत संघ जो है विघटन के रास्ते पे आ जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बर्लिन की दीवार। नेक्स्ट आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में हुई, तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट प्रश्न है, कांशीराम किस पार्टी के संस्थापक थे? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत में आपातकाल की जांच के लिए गठन किया गया 1975, 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को आपातकाल लगाया गया।
इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। उसके बाद 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो उन्होंने एक आयोग बनाया, सह जांच आयोग, और सह जांच आयोग का जो काम था वो आपातकाल की जांच करना था। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सह जांच आयोग। भारत में सन में पहला परमाणु परीक्षण की बात यहां पर हो रही है। कब किया गया पहला परमाणु परीक्षण की बात करते हैं तो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। उसके बाद में 1998 में भी परमाणु परीक्षण किए गए। अब प्रश्न क्रमांक 3, अति लघुरात्मक प्रश्न आप लोगों से यहाँ पूछे जाएंगे, और अति लघुरात्मक जो प्रश्न होंगे वो 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और यहां से 12 नंबर का मैटर आपके आने वाला है। पहला प्रश्न है शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। शोक थेरेपी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोक थेरेपी सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, विशेष तौर पर रूस की अगर हम बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद से साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया, जिसे शोक थेरेपी कहा गया। शोक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। देखिएगा, इसका आंसर होगा शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा। फिर बात करते हैं किन देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। दूसरी दुनिया का देश किन्हें कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जब भी हम बात करते हैं तो ये 3 शब्द आप लोगों को बार बार सुनाई देंगे, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। पहली दुनिया के देश कहा गया पूंजीवादी देशों को, दूसरी दुनिया का देश कहा गया साम्यवादी देशों को, और तीसरी दुनिया के देश कहा गया विकासशील देशों को, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साम्यवादी देशों को, यूएसएसआर जैसे जो देश हैं उनको दूसरी दुनिया का देश कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर अस्तित्व में कब आया। यूएसएसआर अस्तित्व में आता है 1917 में, और 1917 में रूस में क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति, जो कि समाजवादी विचारधारा से प्रेरित, समानता के आदर्श से प्रेरित होती है। ये जो क्रांति है ये पूंजीवाद के अगेंस्ट होती है। तो 1917 की जब हम बात करते हैं तो 1917 में देखिएगा समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर, यूनियन सोशलिज्म सोवियत रिपब्लिक, रूस में हुई 1917। देखिए 1917 की बात हो रही है। 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद में अस्तित्व में आया, और 1991 में इस सोवियत संघ का क्या हो गया, पतन हो गया। फिर बात करते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ, और ये होता है दोस्तों 1944 में। इसका आंसर होगा 1944। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, हाईवे ऑफ डेथ, मृत्यु का राजपत्र किस सड़क को कहा जाता है। देखिए, जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया तो यहाँ जबरदस्त तबाही मचाई गई, और इसका जो आंसर होगा वो होगा हाईवे ऑफ डेथ। कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को कहा जाता है, इन दोनों के बीच की जो सड़क है उसे हाईवे ऑफ डेथ कहा जाता है। फिर बात करते हैं अल कायदा क्या है। देखिए, अल कायदा बहुत उपयोगी प्रश्न है। अल कायदा एक आतंकवादी संगठन है, और इसकी जड़ें अफगानिस्तान में मुख्य तौर पे थी। और आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका में एक हमला होता है 9/11, 9/11 जिसको ओपन कहते हैं। अमेरिका पे जो हमला होता है 9/11, ये हमला करने वाला जो संगठन है वो अल कायदा है। इसके मुख्य ओसामा बिन लादेन थे, जिन्हें 2011 में अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के एटमाबाद से उनको मार दिया गया है। तो अल कायदा भले ही फिलहाल कमजोर पड़ रहा है, अभी इसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन है जिसने कहीं धमाके किए हैं। और सबसे बड़ी वैश्विक आतंकवाद की घटना 9/11 जब बात करते हैं हम 11 सितंबर 2001 की, जिसके तहत अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गया था। जी हाँ, ये जो हमला है, ये हमला करने वाला संगठन है अल कायदा। क्या है अल कायदा? अल कायदा जो है एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर अपन बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। पृथ्वी सम्मेलन, जी हाँ, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ ने आयोजित करवाया, और पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण के सतत विकास के लिए यह सम्मेलन आयोजित हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन की जब बात करते हैं तो यह सम्मेलन कब होता है? 1992 में, 1992 में यह सम्मेलन होता है। फिर बात करते हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया। देखिए, आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? कई सारे आंदोलन हुए हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यूं तो अनेक आंदोलन चलाए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है 1973 में एक आंदोलन चलाया गया था, उत्तराखंड में चलाया गया था। उस समय वो उत्तर प्रदेश में था।
चिपको आंदोलन, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। तो 1973 में एक आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, जी हां, ये जो चिपको आंदोलन है ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से। फिर प्रश्न की अपन बात करते हैं, समकालीन विश्व राजनीति में 9/11 का प्रयोग किस घटना के लिए किया जाता है? जी हां, 9/11 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए, अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अलकायदा क्या है। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है और उस संगठन ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। विश्व व्यवस्था के एक ध्रुवीय होने के 2 कारण बताइए। अब यहाँ पे फिर एक तकनीकी शब्द आप लोगों के सामने आ रहा है, एक ध्रुवीय विश्व, 2 ध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय विश्व। देखिएगा, पहले बात करते हैं शीत युद्ध के दौरान की, या हम बात करें दूसरे विश्व युद्ध के बाद की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद दोस्तों विश्व राजनीति में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। एक महाशक्ति का नाम था यूएसए और एक महाशक्ति का नाम था यूएसएसआर। इन दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने प्रभाव जमाने के लिए एक वर्चस्व की होड़ मची, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो दुनिया दरअसल क्या हो गई, 2 ध्रुवों में डिवाइडेशन हो गई। एक खेमा तो बन गया अमेरिका का और एक खेमा बन गया सोवियत संघ का। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 1991 में इस सोवियत संघ का पतन हो गया और विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई अमेरिका के नेतृत्व में। जब किसी देश की राजनीति पे, विश्व की राजनीति पे एक देश का प्रभाव होता है, उसे कहते हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था। और जब 2 देशों का होता है उसको कहा जाता है 2 ध्रुवीय व्यवस्था। और जब कई सारे देशों का होता है उसे कहा जाता है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो दोस्तों है वो है शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ का विघटन। ये 2 वो घटनाएं हैं जिन्होंने विश्व राजनीति को एक ध्रुवीय की ओर लेके चले गए। फिर बात करते हैं मंडल आयोग। मंडल आयोग, जी हां, मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ और मंडल आयोग ओबीसी को आरक्षण देने की बात करता है। मंडल आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। मंडल आयोग के अध्यक्ष के जब बात करते हैं तो वीपी मंडल, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे इसके अध्यक्ष थे। मंडल आयोग का गठन 1979 में बीपी मंडल के नेतृत्व में किया गया। फिर बात करते हैं सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। सूचना के अधिकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आपको इसका यूज भी करना चाहिए। सूचना का अधिकार जो है दोस्तों 12 अक्टूबर 2005, जी हां 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का जो अधिकार है वो लागू होता है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप जरूर नजर रखें। फिर हम बात कर रहे हैं, देखिए अब हम खंड बी की बात करने वाले हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां 13 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। मतलब ये जो यूनिट है ये 26 नंबर को आपके यहाँ पे कंट्रोल करेगी। देखिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बेट बेंगन की नीति से क्या आशय है। देखो, किसी देश के सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध रणनीति बनाने के स्थान पर उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे हम वर्चस्व की बात कर रहे हैं। वर्चस्व तंत्र में रहते हुए फायदा उठाने की रणनीति को वेट वेगन अथवा जैसे वे बयार पीठ तेसी की नीति कहते हैं। दरअसल यहाँ पे ये बात है कि जैसे कि अमेरिका का वर्चस्व है तो हमें अमेरिका के वर्चस्व में रहना चाहिए। जो प्रभावशाली देश है उसके अपोजिशन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके साथ में रह के अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करनी चाहिए। ये नीति इसी का सूचक है। फिर बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच में कोई विवाद के 2 मुद्दे। देखिए, भारत का नेपाल एक बहुत अच्छा पड़ोसी देश है, अजीज दोस्त है हमारा, हमारी बहुत आत्मीय संबंध नेपाल के साथ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ हमारे संबंधों में तनातनी है और विशेष तौर पे अभी पिछले 5-10 सालों में, या मैं यूं कहूं कि 2010 के बाद में हमारे संबंध बहुत बिगड़ गए हैं। जब से नेपाल का संविधान लागू हुआ है, नेपाल का संविधान 2015 में लागू हुआ। ऐसे तो भारत और नेपाल के बीच में विवाद के अनेक कारण हैं। हम यहाँ पे 2 विवादों की बात कर रहे हैं। देखो, काला पानी का विवाद है और लिपू लेक विवाद भी भारत और नेपाल के बीच में है। इसके अलावा भी मैं 1-2 विवाद आपको और बता देता हूं। नेपाल का जो चीन के तरफ जो झुकाव है वो भी विवाद का कारण है। और नेपाल ने जो संविधान अभी लागू हुआ है उसमें मदेशियों को अधिकार नहीं दिए गए, उनके साथ दोहम दर्जे का व्यवहार किया गया, जिसकी वजह से भी भारत और नेपाल के बीच में तनाव है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, साप्टा क्या है। साप्टा, जी हां, सार्क का ही अगला कदम साप्टा है। साप्टा के बारे में यहां प्रश्न पूछा गया है। दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा है, जिस पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और ये जो साप्टा है ये 1 जनवरी 2006 से दोस्तों लागू हो गया है।
तो साप्टा एक ऐसा समझौता है जिसके माध्यम से दक्षिण एशिया के देशों के मध्य में मुक्त व्यापार क्षेत्र विकसित करने का प्रयास किया गया है। फिर बात करते हैं आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है। बहुत ही गजब का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहेंगे? देखिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं क्या आंसर होगा। जो लोग राजनीतिक उत्पीड़न, जातीय हिंसा आदि किसी कारण से अपना घर बार छोड़कर अपने ही, देखिए अपने ही देश की बात हो रही, अपने ही देश या राष्ट्र की सीमा के भीतर ही रह रहे हो, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। जैसे कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी जो पंडित है, आप बहुत न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से इस बात को देखते होंगे, कश्मीरी पंडितों की कहानी आपने सुनी होगी। जब व्यक्ति अपने ही देश में एक स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, विस्थापन करने के लिए मजबूर हो जाए, उसको कहते हैं आंतरिक रूप से विस्थापित जन। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं कश्मीर के पंडित की। देखिएगा वैश्विक राजनीति की चिंताएं क्या है, क्या चिंताएं हैं वैश्विक राजनीति की। कुछ चिंताएं आप लोगों के सामने बताई गई है। कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, चारागाहों व चारे खत्म हो रहे हैं, जिससे मत्स्य भंडार जो है वो भी कम हो रहा है, और जलाशय की जो जल राशि है वो बहुत बड़ी तेजी से घट रही है, और ये वैश्विक राजनीति के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बिट्टो किसे कहते हैं। देखिए बिट्टो की जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 51 थी। आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या बढ़कर 193 हो गई है, और 193वां जो देश जो है दक्षिणी सूडान इसका है। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है 193 देश इसमें है, लेकिन 5 देशों को वीटो पावर है, और वो 5 देश है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इनको वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है मैं नहीं मानता, मतलब ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनमें से किसी एक की ना है तो फिर वो ना ही मानी जाएगी। तो देखिएगा वीटो पावर के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वीटो का शाब्दिक शब्दार्थ अर्थ है मैं मना करता हूं, मतलब मैं नहीं मानता। सुरक्षा परिषद का कोई स्थायी सदस्य यदि किसी महत्वपूर्ण या सारवान प्रश्न पर असहमति प्रकट करता है, देखिए असहमति की बात हो रही है, ये एक नेगेटिव पावर है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस अधिकार को वीटो कहा जाता है। तो वीटो पावर के बारे में बात हो गई है, किन देशों को प्राप्त है, ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे बीच में है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्पष्ट कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग, जी हाँ, वैश्विक तापन जो कि वर्तमान समय में पर्यावरण के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान में वृद्धि, इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा। ऐसा होने से विश्व के समुद्री तटीय इलाके जलमग्न हो सकते हैं। इस समस्या का सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक ताप वृद्धि को रोकना है, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। जो विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होना, और ये बहुत चिंता का विषय है। इससे ग्लेशियर जो है पिघल जाएंगे और जो द्वीपीय देश हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। फिर बात करते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न होने के क्या कारण है। पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं है, क्यों नहीं ये लोकतंत्र स्थायी हो पा रहा है, इसकी वजह क्या है, इस वजह को हम तलाशते हैं। देखिए आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का मिला जुला रूप पाया जाता है। पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है कहने का है, दिखावे का है, उसके लोकतंत्र पे सेना का कंट्रोल है। मतलब मैं पाकिस्तान को सैन्य तंत्र कहूंगा तो कतई कोई गलत नहीं होगा। देखते हैं क्या वजह रही है। पहली वजह है पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न होने के प्रमुख कारण निम्न है। नंबर 1, यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, मतलब कि सेना का यहाँ पे प्रभाव है, धर्मगुरुओं का यहाँ पर प्रभाव है। फिर बात करते हैं यहाँ सेना समर्थक समूह अधिक मजबूत हैं, जो सेना के समर्थन में रहते हैं वो ज्यादा प्रभावशाली यहाँ रहते हैं। फिर बात करते हैं अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है, और ये भी इसका एक महत्वपूर्ण वजह रही है। तो ये 3 वो कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पा रहा है। चलिए अब बात करते हैं मतदान के कोई 2 तरीके। बहुत आसान सा प्रश्न है ये। मतदान का पहला तरीका, मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम, चुनाव मतदाता को मतपत्र पर चिन्ह अंकित करना होता है। आपको एक मतपत्र दिया जाता है, उस पर आपको मोहर लगानी होती है। दूसरा है
ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे मतदान की हम बात कर रहे हैं, पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर या ईवीएम मशीन पर मतदाता अपनी पसंद के नाम के आगे का बटन दबाएगा। तो एक तो मतदाता पर्ची होगी, मतदाता सूची एक मतपत्र दिया जाएगा, उस पर आप मोहर लगाते हैं, और दूसरा आप ईवीएम जो है जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उसके सामने जो बटन होता है उसको आप दबा दीजिए, आपका वोटिंग हो जाएगा। 2 तरीके बताए गए हैं। प्रीबी पर्स से क्या अभिप्राय है? देखिए, प्रीबी पर्स की बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है। देखो, जब भारत का एकीकरण हुआ तो देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए हमने जो राजा महाराजा थे उनको कई प्रकार की विशेष प्रकार की सुविधा दी, वेतन भत्ते दिए, पेंशन दी। तो राजा महाराजाओं को रियासतों के बदले जो विशेष प्रकार की सुविधा दी जाती थी उसको हम प्रीबी पर्स कहते हैं। और 1971 के 5वें आम चुनावों में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीबी पर्स को हटाने की घोषणा की थी और बाद में इसको हटा भी दिया गया है। देखिएगा, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित किया गया तथा इसके तत्कालीन शासक उस समय के जो भी राजा महाराजा थे उनको जीवन यापन हेतु विशेष धनराशि, देखिए विशेष धनराशि व भत्ते दिए जाने की व्यवस्था की गई। इसी को प्रीबी पर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव दीजिए। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। देखिए, सशक्तिकरण के संदर्भ में महिलाओं को उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि उनका मानसिक विकास हो सके, इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगी। किसी भी वर्ग को, किसी भी क्लासेज को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? शिक्षा। ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाओं की शैक्षणिक दृष्टि से स्थिति कमजोर हो, ऐसा नहीं है, बहुत मजबूत स्थिति हो रही है, लेकिन फिर भी पुरुषों के मुकाबले इस शिक्षा का जो है थोड़ा अभाव है। तो हमें सभी महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। जैसे महिला शिक्षित होगी, अपने अधिकारों के बारे में जानेगी और अपने अधिकार लेकर रहेगी, और लेना भी चाहिए। बात कर रहे हैं आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का प्रभाव क्या था? अकाली दल ने पंजाब व पड़ोसी राज्यों के मध्य जल बंटवारे के मुद्दे पर आंदोलन चलाया था। इसके प्रभाव में स्वरूप स्वैच्छिक राज्य की मांग उठी और इसके प्रभाव स्वरूप चरमपंथी सिखों ने एक अलग खालिस्तान की मांग की। देखिए, ये जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की बात करते हैं, ये 1973 के अंतर्गत ये प्रस्ताव आता है। 1973 के अंतर्गत ये प्रस्ताव आता है और कई सारी मांगे थी। केंद्र राज्य के संबंधों को पुनर्वासित किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन इस प्रस्ताव का परिणाम यह हुआ कि कुछ चरमपंथी जो लोग थे, कट्टरपंथी लोग थे, उन्होंने सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग कर ली थी। तो ये कहीं ना कहीं जो पंजाब में जो अलगाववादी आंदोलन होता है उसका प्रमुख जिम्मेदार ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव माना जाता है। हालांकि इसके बहुत सारे बातें थी, ऐसा नहीं है कि इसमें अलग राष्ट्र की मांग रखी हो, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ चरमपंथियों ने इसको इस तरह से मोड़ दिया, इसकी दिशा परिवर्तित कर दी। क्षेत्रवाद आंदोलन से हमें क्या सबक मिले? क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हमें क्या सबक मिले? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्षेत्रवादी आंदोलन से हमें यह सबक मिलता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है, देखो जो राष्ट्र बनता है वो विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर बनता है, तो वो लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। फिर बात करते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से वार्ता करके ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं का हल निकाला जाना चाहिए। किसी भी समस्या का जो समाधान है वो दोस्तों बातचीत से होगा, उसका समाधान बात से होगा। हथियार उठाने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो ये हमें सबक इससे मिले हैं। अब हम बात कर रहे हैं खंड सी की बात कर रहे हैं, सेक्शन सी की बात कर रहे हैं। इसमें आपके लघुरात्मक प्रश्न होंगे, लेकिन थोड़े बड़े होंगे, दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न होंगे। 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न की जो है अंक सीमा की बात करें तो 3 नंबर के प्रश्न होंगे, मतलब 12 नंबर की ये यूनिट है। बहुत अच्छे प्रश्न आपके बीच में होंगे। देखिएगा, भारत में नियोजन के महत्व उपयोगिता का वर्णन कीजिए। नियोजन की बात कर रहे हैं, इसको समझते हैं। नियोजन के अंतर्गत आर्थिक विकास का दायित्व राज्य ग्रहण कर लेता है तथा एक सामूहिक गतिविधि में योजना के माध्यम से आर्थिक विकास प्रारंभ करके उसका निर्देशन करता है। और भारत में नियोजित विकास की राजनीति को अपनाया गया। और आपको पता है, इसी के लिए हमने पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की थी 1951 से। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ होना ये नियोजित विकास की राजनीति का हिस्सा है। और 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग का काम था देश के विकास के लिए योजना बनाना, प्लान बनाना, और योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। ये अलग बात है कि वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। आधुनिक, अभी इसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। आधुनिक कल्याणकारी राज्य के आर्थिक संसाधनों में समानतापूर्ण वितरण नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका हो। नियोजन खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं की अस्थिरता की संभावनाओं को दूर करने में सहायक होता है। तो ये सब कुछ नियोजन के संदर्भ में बातें हैं। और अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 18 के संदर्भ में।
हमारे प्रश्न क्रमांक 18 के संदर्भ में बात हो रही है। देखिए प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है, देखिए समझिए। भारत द्वारा परमाणु नीति व कार्यक्रम अपनाने के 4 कारण बताइए। देखिए परमाणु की बात जब हम करते हैं तो भारत ने अपनी परमाणु नीति में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम परमाणु बम का निर्माण करेंगे, लेकिन अपनी शांति व सुरक्षा के लिए हम किसी देश के ऊपर हमला नहीं करेंगे। भारत पहले किसी भी राष्ट्र के ऊपर हमला नहीं करेगा, बात की गारंटी नहीं है। तो भारत ने अपनी परमाणु नीति के अंतर्गत इस प्रकार की बिल्कुल घोषणा की है। भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और हस्ताक्षर नहीं करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह रही है कि ये दोनों संधियां क्या थी, पक्षपातपूर्ण थी, मतभेद वाली संधियां थी। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है भारत को, न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना है, 2 पड़ोसी राज्यों के पास परमाणु हथियार है। देखिए इधर पाकिस्तान है, इधर चीन है। अगर हम परमाणु बम नहीं रखेंगे तो हमारी सुरक्षा के सामने बड़ा खतरा हो जाएगा। तो किसी भी देश की जो नीति है वो राष्ट्र हितों की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए, है ना। विदेश नीति का संचालन भी हमें उसी तरह से करना चाहिए। तो हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमें कभी युद्ध में जाना हो सकता है, तो इसलिए हमें परमाणु बम की आवश्यकता है, जरूरत है। देखिए दोस्तों 1962 में जब हमारा चीन से युद्ध हुआ उस समय हमारे पास परमाणु बम नहीं था, उसका परिणाम आप लोगों को मालूम है। लेकिन जब से भारत ने परमाणु बम बनाए हैं उसके बाद में चीन की कभी इतनी गुस्ताखी नहीं हुई कि भारत की सीमा की तरफ आंख उठा के देखें, और जब जब उठाता है तो उसका परिणाम भी हम उसको भुगता देते हैं। तो भारत सुरक्षित रहे, भारत की अखंडता बनी रहे, कोई दूसरा राष्ट्र हमारे ऊपर हमला करने का दुस्साहस ना करे, इसलिए हमने क्या किया है, परमाणु बम बनाया है। परमाणु संपन्न राष्ट्रों की विवेकपूर्ण नीति की बात हम कर रहे हैं। अफ्रीका एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा क्या प्रयास किए गए। एशिया और अफ्रीका, जी हाँ, इनकी बात करें तो ये एक जैसी स्थितियां हैं एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में, क्योंकि दोनों में विकासशील देश हैं। और अब इनके लिए हमने क्या किया है, देखिएगा। अफ्रीका एशियाई सम्मेलन 1947 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बांडुंग सम्मेलन 1955 ये भारत के प्रयासों से हुआ, इंडोनेशिया में हुआ। और यहां पर ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या रखी गई थी, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यस 1961, हम बात करते हैं 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना होती है बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। तो भारत का क्या योगदान रहा है, आप ये कहिए कि क्या योगदान नहीं रहा है। भारत ने पुरजोर प्रयास किया है एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच में एकता स्थापित करने की दृष्टि से। भारत ने एशियाई सम्मेलन आयोजित करवाया। बांडुंग सम्मेलन में भारत का रोल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के तौर पे भारत है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 3 प्रमुख नेता हैं, नेहरू, नासिर, टिटो। तो नेहरू जी के सिद्धांतों पे ही स्थापित है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। चलिए फिर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 आप लोगों के सामने है। मंडल आयोग की सिफारिशों की बात हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 19 देख चुके हैं, अब हम प्रश्न क्रमांक 20 की बात करते हैं। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या है। मंडल कर गया भारतीय राजनीति को कमंडल। बिल्कुल आपने मंडल आयोग के बारे में सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण घटना मंडल आयोग के संदर्भ में है। मंडल आयोग का गठन आप लोगों को पता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1979 को इसका गठन हुआ। कई किताबों में 1980 भी लिखा हुआ मिलेगा। 80 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। गठन 1979 में इसका होता है, ठीक है। और जो मंडल आयोग है, इस मंडल आयोग के बारे में जब हम बात करते हैं तो मंडल आयोग ने 1989 में 1989 में अपनी रिपोर्ट दी, और 1990 में इसकी रिपोर्ट को विश्व प्रताप सिंह की जो सरकार है वो लागू कर देती है, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है, सरकार गिर जाती है, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा गया सिफारिश क्या थी, तो इसकी सिफारिश ये थी कि ओबीसी जो अदर बैकवर्ड जो क्लासेज है उसको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ये इसकी प्रमुख सिफारिश थी। देखिएगा आयोग की सिफारिश, देखिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आयोग की सिफारिश थी कि ओबीसी के सदस्यों को केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत नौकरियों में 27%, 27% क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये इसकी प्रमुख सिफारिश रही है। अब देखिए ऑप्शन डी की, अब हम सेक्शन डी की बात करने वाले हैं, और खंड द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। यहां से देखिए कितने प्रश्न आने हैं, यहां से 3 प्रश्न आने हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, और ये यूनिट भी 12 नंबर की होगी। तो 3 प्रश्न हैं, और यहाँ आपके सामने विकल्प भी होंगे, ऑप्शन भी होंगे, अथवा वाले, आप कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शीत युद्ध का अर्थ, दायरे और इससे भारत की भूमिका क्या है। देखो दोस्तों, शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध का मतलब है वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध की स्थिति। शीत युद्ध का मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा सीधा प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है, अप्रत्यक्ष युद्ध है।
ये एक प्रकार का छद्म युद्ध है, ये एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध है, ये एक प्रकार का वाक युद्ध है। इसमें एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति को नीचे गिराने का प्रयास करती है, बिना अस्त्र शस्त्रों की सहायता से लड़ा जाता है, विचारों का युद्ध है, डिप्लोमेटिकल वार है ये। तो शीत युद्ध को क्या कहें, इतनी परिभाषाएं हैं, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, लेकिन एक सामान्यतः हम बताना चाहेंगे। तो शीत युद्ध क्या होता है दोस्तों? शीत युद्ध होता है वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध की स्थिति। ऐसा लगता है युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध होता नहीं है, केवल युद्ध की परिस्थिति बनकर रह जाती है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में दोनों महाशक्ति बन के उभरे। विश्व राजनीति में दोनों अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। अमेरिका कहता था मैं बड़ा हूं, सोवियत संघ कहता मैं बड़ा हूं। तो दोनों को लेकर दोनों में ये जो असमंजस की स्थिति हुई, अपने प्रभुत्व को जमाने की जो होड़ प्रारंभ हुई, वो ही शीत युद्ध के नाम से जाना गया। देखिएगा, शीत युद्ध का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1990 तक, हालांकि सोवियत संघ का विघटन 91 में हुआ था, लेकिन 90 में यह तय हो गया था कि सोवियत संघ गया काम से। विश्व राजनीति में दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में उदारवादी पूंजीवादी गुट और साम्यवादी समाजवादी गुट। देखिए, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका, साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा है? साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा है सोवियत संघ। के बीच शक्ति प्रभाव विस्तार व प्रतिद्वंदिता चली, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध के दायरे, देखो शीत युद्ध का दायरा उन क्षेत्रों से है जहां पर दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध की सीधी स्थिति बनी, लेकिन दोनों के बीच युद्ध हुआ नहीं। देखते हैं हम यहाँ पर शीत युद्ध के दायरे के आज से ऐसे क्षेत्रों से हैं जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध या होने की संभावना बढ़ी, लेकिन एक हद से बात आगे ना बढ़ी। और ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, मैं आपको बता दूं शीत युद्ध के दायरे में दोस्तों। देखिए, 1950 से लेकर 1953 से लेकर 1953 कोरिया संकट, कोरिया में दोनों के बीच में इस प्रकार की स्थिति बनी थी। 1954 की अगर मैं बात करूं तो वियतनाम में भी इस प्रकार की स्थिति बनी। इसके अलावा क्यूबा में 1962 में आपने सुना होगा क्यूबा मिसाइल संकट। ऐसा लग रहा था कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होके ही रहेगा, लेकिन हुआ नहीं। तो शीत युद्ध के दायरे का मतलब उन क्षेत्रों से है जहां दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे टकराव की स्थिति बनी, लेकिन टकराव हुआ नहीं। अगर टकराव हो जाता तो आप शीत युद्ध थोड़ी ना पढ़ते, फिर आप तीसरा विश्व युद्ध की बात करते। चलिएगा, भारत के शीत युद्ध में क्या भूमिका रही है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध में भारत की भूमिका जो है, देखिए क्या रही है। भारत ने अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमों से अलग रखा। हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, न तो हमने अमेरिका का पक्ष लिया, न हमने सोवियत संघ का पक्ष लिया। भारत ने नव स्वतंत्र देशों को महाशक्ति के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत ने यह कहा कि अन्य देशों को भी सुझाव दिया कि हमें किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, हमें चाटुकारिता की जरूरत नहीं है, हमें क्या रहना चाहिए? स्वतंत्र रहना चाहिए। अपनी विदेश नीति का जो संचालन है हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। इस प्रकार की बात यहां पर भारत ने की है। फिर बात करते हैं भारत के राजनीतिक और नेताओं के प्रतिद्वंदियों के बीच में मध्यस्थता का कार्य भी भारत ने यहां पर किया है। और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की है जिसमें किसी भी गुट से जुड़े हुए नहीं हैं। तो कुल मिला के भारत ने हमेशा शीत युद्ध को टालने का काम किया। भारत ने अमन चैन का संदेश दिया। भारत ने यह कहा कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रहे होगा, आपस में सभी राष्ट्रों को मिलजुल के रहना चाहिए। और जब जब महाशक्तियां टकराने लगी तो भारत ने उनके बीच में मध्यस्थता का काम किया। चाहे आप क्यूबा मिसाइल संकट की बात कर लीजिएगा, जब दोनों महाशक्तियों के बीच में लग रहा था कि अब तो प्रत्यक्ष युद्ध होके रहेगा, अब दुनिया की कोई ताकत इस युद्ध को रोक नहीं सकती है, उस परिस्थिति में भी उस गंभीर अंधकार के बीच में भारत ने अपने प्रभाव से, प्रकाश से दुनिया को प्रज्वलित करने का कार्य किया। चलिए बात करते हैं, अथवा में एक प्रश्न पूछा जाता है, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए तथा शीत युद्ध के समय दो ध्रुवीयता को किस प्रकार से चुनौती दी? गुट निरपेक्षता, देखिए गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल न होना और अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति का संचालन करना। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी जो नींव पड़ी थी 1955 के बांडुंग सम्मेलन में पड़ी थी। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुछ नेता थे नेहरू, नासिर, टीटो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत से थे, अब्दुल नासिर जो कि मिस्र से थे, और जोसेफ टीटो जो कि यूगोस्लाविया से थे। इसके अलावा भी अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूं तो सुकर्णो जो इंडोनेशिया से थे और बामे एनकुरमा जो कि घाना से थे। ये पांच बड़े इसके नेता थे, ये पांच बड़े इसके संस्थापक थे। इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक नई आवाज दी। गुट निरपेक्ष, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन करना है। किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना है, ना नाटो में शामिल होना है, ना वार्सा पैक्ट में, ना सीटों में, ना सेंटो में,
किसी भी सैन्य गठबंधन के साथ हमें मित्रता नहीं करनी है, ना किसी को आंख दिखानी है, ना किसी से आंख मिलानी है। तो देखिएगा क्या बात यहां पर हो रही है। गुट निरपेक्षता का अर्थ दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना है। यह महाशक्तियों दोनों गुटों में शामिल न होने के कारण अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाते हुए विश्व राजनीति में शांति और स्थिरता की सक्रिय नीति रहना है, मतलब सक्रिय रहना है। ऐसा नहीं कि विश्व राजनीति से अपने आप को अलग खींच ले, ना, अलग नहीं खींचना है, बिल्कुल एक्टिव रहना है, लेकिन बिना किसी का पक्ष लिए हमें एक्टिव रहना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के समय दो ध्रुवीयता के लिए चुनौती था। शीत युद्ध के कारण विश्व दो गुटों में बट गया था। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष ने एशिया व अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र देश थे उनको एक नया विकल्प दिया, उनको एक नया रास्ता दिखाया कि न तो आपको अमेरिका की तरफ दौड़ने की जरूरत है, न आपको सोवियत संघ की तरफ जोड़ने की जरूरत है, बल्कि एक आपस में एक रह के एक नया खेमा। अगर मैं यूं कहूं कि गुट निरपेक्ष अपने आप में एक तीसरा गुट था तो कतई गलत नहीं होगा। जी हां, एक तीसरा गुट था जो कि गुटबाजी से दूर था। चलिएगा, गुट निरपेक्षता ने जिसमें भारत में भी शामिल है, शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता की सक्रिय भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़, जिसमें आपसी एकता और महाशक्तियों के द्वारा अपने अपने खेमों में शामिल करने का पुरजोर विरोधों की कोशिश के बावजूद खेमों में शामिल नहीं होने का संकल्प जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दिया। दोस्तों, ये जो मैटर है वो मैंने आपको पहले मौखिक तौर पे एक एक बिंदु बार समझा दी है कि गुट निरपेक्ष क्या है और क्या नहीं है। चलिएगा, गुट निरपेक्ष देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध होने से टालने के लिए निरंतर कार्य किया। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट को टालने का काम इन्होंने किया और युद्ध के अंत के लिए भी प्रयास किए थे। जो युद्ध हो रहा था उनको रोकने का प्रयास किया, जो हो रहे थे उनको बंद करने का, समाप्ति के लिए प्रयास किया, जो होने वाले थे उनको रोकने का काम भी भारत के सहित गुट निरपेक्ष देशों ने किया। चलिएगा, यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। यूरोपीय संघ जो कि यूरोपीय देशों का संगठन है, यूरोपीय संघ की स्थापना मास्ट्रिक्ट संधि के उपरांत 1992 में हुई। 1993 में से इस संगठन ने काम करना शुरू किया। यूरोपीय संघ की मुद्रा दोस्तों यूरो है और यूरोपीय संघ के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि 2016 में यूरोपीय संघ, जिसको अंग्रेजी में अगर हम बोले, इंग्लिश में शॉर्ट में बोले तो EU बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, और इससे जो ब्रिटेन है वो एक जनमत संग्रह के आधार पर इससे अलग हो जाता है। ये बात भी आपको बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। चलिए, कौन कौन सी बातें हैं। यूरोपीय संघ को निम्न तत्व प्रभावी संगठन बनाते हैं: समान राजनीतिक रूप, अपना झंडा, अपने गान, स्थापना दिवस और मुद्रा। जी हाँ, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है जिसमें 12 रंग के नीले स्टार लगे हुए हैं, नीले रंग का झंडा है और जिसमें 12 स्टार लगे हुए हैं। अपना एक गान है, अपना एक स्थापना दिवस है और मुद्रा। यस, इसकी मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की जो दोस्तों मुद्रा है वो यूरो है। एग्जाम में सीधा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरो क्या है, तो यूरो जो है वो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, यूरो। ठीक है, और हालांकि यूरो को सभी देश नहीं अपना रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो कंट्री है वो यूरो को एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिएगा, सहयोग की नीति है, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव 2016 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव है। इसके 2 देश यूएनओ के स्थायी सदस्य थे, ब्रिटेन और फ्रांस। हालांकि ब्रिटेन अब इससे बाहर हो गया, अब केवल फ्रांस ही स्थायी सदस्य बचा है, क्योंकि ब्रिटेन तो अभी यूरोपीय संघ में है ही नहीं। और बात करते हैं सैनिक तथा तकनीकी प्रभाव इसका देखने को मिलता है। इसके अलावा एक प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार अलग थी। तो चीनी अर्थव्यवस्था की बात करें 1978 में, देखिए 1978 की अगर हम बात करते हैं, चीन के एक नेता थे जिनका नाम था देंग शाओपिंग, और उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। उसके बाद चीन ने जिस तरह से आर्थिक तरक्की की है, पूरी दुनिया में अपना प्रभाव स्थापित कर दिया है। देखिएगा, हम बात यहां कर रहे हैं नियंत्रित अर्थव्यवस्था तथा खुले द्वार की अर्थव्यवस्था। ये अलग से पूछा जाता है 1978 में देंग शाओपिंग के नेतृत्व में ओपन डोर पॉलिसी। इसका मतलब है चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया है पूरी तरह से। देखिएगा, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था बनाम निजीकरण, बाजार मूलक की अर्थव्यवस्था, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण संबंधी अंतर, विदेश निवेश संबंधी अंतर। तो ये जो अंतर है चीनी अर्थव्यवस्था में रहे हैं। और फिर आखिरी प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न क्रमांक है 23। बहुत ही गजब का प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी और इसके क्या परिणाम हुए? जी हाँ, देखिए,
राष्ट्र निर्माण की जब चुनौतियों की बात करते हैं तो 3 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी। पहले मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। नंबर 1 जो चुनौती थी वो थी राष्ट्रीय एकता की स्थापना की चुनौती। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस भारत को आपस में एक कैसे रखे, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती हमारे सामने थी लोकतंत्र की स्थापना करने की चुनौती, डेमोक्रेसी स्थापित करने, क्योंकि भारत देशी रियासतों में बटा हुआ है, भारत में ज्यादातर लोग शिक्षित नहीं हैं, चुनाव कराना बड़ा चैलेंजेबल है, तो लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती थी। और तीसरी हमारे सामने चुनौती थी आर्थिक विकास की चुनौती। हमें विकास का एक ऐसा मॉडल अपनाना था जिससे हम तेजी से विकास भी कर सके और समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके आगे बढ़ सके। तो 3 हमारे सामने मुख्य तौर पे चुनौती थी। राष्ट्रीय एकता की स्थापना की चुनौती हमारे सामने थी, उसके अलावा लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती और आर्थिक विकास की चुनौती। तो देखिएगा, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कुछ चुनौतियां आई हैं, राष्ट्रीय एकता की स्थापना की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती और आर्थिक विकास की चुनौती। परिणाम क्या हुए? भारत ने अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में साझे इतिहास व साझी नीति के पलक पर गढ़ा। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती के परिणाम स्वरूप भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ। भारत में चुनाव आयोग का गठन जो हुआ वो 25 जनवरी 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ। और भारत के जो पहले जो चुनाव आयुक्त बने वो बने सुकुमार सेन। ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने? तो 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ, इसीलिए 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। और सुकुमार सेन जो थे हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे। फिर बात करते हैं आर्थिक विकास की चुनौती से निपटने के लिए योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। और ये देखिएगा 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह एक नया कमीशन बना दिया, नीति आयोग, है ना, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये जो दोनों संस्था है, चाहे योजना आयोग चाहे नीति आयोग, ये मंत्रिमंडलीय आदेश के द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। जिस संस्था का उल्लेख भारत के संविधान में होता है उसको हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो चाहे तो नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग हो, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देखिए, अथवा में एक प्रश्न पूछा गया है, भारत के विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारत का विभाजन, जी हां दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के विभाजन की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको पूरा टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद में हम पीपीटी के थ्रू अपन बातों को समझेंगे, जानेंगे। दोस्तों, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ। आजादी के साथ ही भारत का विभाजन हुआ और भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। धर्म के आधार का मतलब है हिंदू और मुस्लिम होने के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। देखिए दोस्तों, भारत में उस समय सांप्रदायिकता चरम सीमा पर थी। 1947 की जब हम बात करते हैं, अंग्रेज हमें आजाद भी कर गए और हमारा बंटवारा भी कर गए। तो 1947 के वो जो पल थे वो जख्म और जश्न दोनों के पल थे। एक तरफ हम खुश थे कि हम आजाद हो गए, हम संप्रभु राष्ट्र बन गए। दूसरी तरफ हमें बड़ी पीड़ा थी कि हमारा विभाजन हो गया, ये बड़ी हमें पीड़ा थी। दोस्तों, ये जो भारत है, समझिए, इस भारत का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। भारत एक अधिनियम के तहत आजाद होता है, उस अधिनियम का नाम होता है इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस अधिनियम के तहत ये होता है कि हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र भारत होगा और मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र पाकिस्तान। अब विभाजन में पहली समस्या यह है क्योंकि भारत में पर्टिकुलर कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो या हिंदू बहुसंख्यक हो या पर्टिकुलर कोई एक आबादी ज्यादा हो। ऐसे कई इलाके थे, खासतौर पे पश्चिम में भी मुस्लिम बहुसंख्यक थे, पूरब में भी थे। तो ऐसे में तय हुआ कि भाई पाकिस्तान 2 होंगे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, और बीच का क्षेत्र क्या होगा? भारत। तो ये चुनौती ये थी कि पर्टिकुलर कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र हो। 2 थे, पश्चिम में पूरब में 2 देश बने, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। देश एक ही था, बाद में बंटवारा होता है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, इसी कदम पे बात करें दूसरी चुनौती, राष्ट्रीय एकता की स्थापना के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं विभाजन की। और दूसरी चुनौती विभाजन के दौरान ये सामने आई कि जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था जिसको हमने पाकिस्तान बनाना तय किया था, वहां पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक पाकिस्तान में रहने के लिए रजामंद नहीं थे, सहमत नहीं थे। जैसे कि पश्चिमी पाकिस्तान के सीमांत प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि उनका जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में था, लेकिन वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते थे, वो भारत में रहना चाहते थे। और तीसरी चुनौती हमारे सामने विभाजन के दौरान जो तीसरी कठिनाई हमारे सामने आ रही थी, वो कठिनाई हमारे सामने ये थी कि पंजाब और बंगाल के विभाजन को लेकर थी, क्योंकि पंजाब और बंगाल में आबादी का मिश्रण था। और सबसे बड़ी ये समस्या, बड़ी मुश्किल हो रही थी पंजाब में, क्योंकि पंजाब में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे। ऐसे में पंजाब का अलग से विभाजन किया गया, पंजाब और बंगाल का। बाकी जो मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान को दी गई और गैर मुस्लिम आबादी भारत के पास रही। और चौथी समस्या
विभाजन के दौरान जो हमारे सामने अस्तित्व में आई वो थी शरणार्थियों की समस्या। दोनों ही देशों को शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत को शरणार्थियों की समस्या का बहुत जबरदस्त सामना करना पड़ा और आज भी सामना करना पड़ रहा है। तो विभाजन की वजह से लाखों करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए और काफी लोग ऐसे बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में हिंसा हुई, बड़ा खून खराबा हुआ, जिसमें 8 से 10 लाख लोग मारे गए और लगभग हम बात करें तो लगभग 70 से 80 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा, लगभग करोड़ों लोग बेघर हो गए। तो बहुत पीड़ादायक वो समय था 1947 का। खैर अब हम उन बातों को भूल गए हैं और कुछ जो कड़वी यादें हैं उनको भूलना ही ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं। मैंने पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब हम पीपीटी के माध्यम से समझते हैं बात को। विभाजन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया गया, मतलब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक है वो इलाका पाकिस्तान के भूभाग में, और जहां पर गैर मुस्लिम आबादी है वो भारत के पास रहेगा। विभाजन की इस प्रक्रिया में अनेक कठिनाइयां थी। पहली कठिनाई थी पाकिस्तान की। 2 इलाके थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, आपको बता चुका हूं। दूसरी कठिनाई हमारे सामने थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जो बहुसंख्यक क्षेत्र था, वो पाकिस्तान में जाने के लिए राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत ये मोहम्मद अली जिन्ना का सिद्धांत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है 2 राष्ट्र, और वो कहते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, 2 राष्ट्र, एक हिंदुओं का, एक मुसलमानों का। और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको अपन सीमांत गांधी कहते हैं, शुरू से इस बात का विरोध करते हैं कि इस प्रकार की बात यहाँ पर नहीं है। फिर हम बात करते हैं उनकी आवाज की अनदेखी करके पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत को पाकिस्तान में शामिल किया गया। ब्रिटिश इंडिया का मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। तो दोनों प्रांतों का बंटवारा किया गया और यह बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा यहां पर देखने को मिली। फिर बात करते हैं सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जैसा कि निश्चित हुआ कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे और बड़ी संख्या में विस्थापन हुआ और बड़ी संख्या में लोग मारे गए यहाँ पर। तो ये हमारी बात हो रही थी दोस्तों, और इसी के साथ आज की जो क्लास है इसको अपन समाप्त करते हैं। तो 12th के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए जो प्रश्न थे ये एग्जाम का आपका नेचर होगा, बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए, पुरस्कार आपके साथ हमेशा रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम लगाते हैं विराम। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।